नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहीं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी बीजेपी अब एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तैयारियों में कांग्रेस पार्टी भी जुटी हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 24 के चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं और चुनावी रण में ताल ठोकने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर एक पहलू पर काम करती नजर आ रही है। यही कारण है कि अब पार्टी एक ऐसा अभियान चलाने जा रही है जिसके जरिए संगठन को मजबूत और रूठे नेताओं की घर वापसी की जाए। लेकिन कांग्रेस को ये अभियान कुछ खास रास नहीं आ रहा। अपने आप को कमजोर समझती, इसलिए तो कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों लोगों को जोड़ा जाए, ये उनका अभियान है। आपकी पार्टी के लोग नाराज हैं? देखिए, नाराज नहीं है। जो धोस धपट होती, जैसे मुरैना जो महापौर है, उसको बताया कि तुम्हारा सर्टिफिकेट गलत है, बाहर हो जाओगे। तो इस तरह की धोस धपट से लोगों को अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बड़े स्केल पे जाएगा। और एक और प्रवक्ता यादव जी गए हैं, तो वो चुनाव लड़ लिए, तो वैसे ही बाहर हो गए। तो स्थितियां सामने दिख रही है कि कांग्रेस की बड़ी दुर्गति होने वाली है और ऐसी स्थिति में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रति कांग्रेस के वे लोग जो वहां पर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में मुख्य धारा से जुड़ने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो पार्टी ने तो कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले जितने लोग भी अगर आने का मन बनाते हैं, तो हमारी पार्टी तो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। हम किसी को मना थोड़ी करेंगे कि आप मत आइए। लगातार आ रहे हैं लोग, लगातार आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अभियान के जरिए 24 वाला सटीक प्लान बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। लोकसभा के चुनाव के हमारी तैयारियां कैसी हो, प्रत्याशी किस तरीके से हम चयन करें। कल हमारा ग्वालियर में था लगभग 4 लोकसभा का, आज यहाँ 6 लोकसभा का है और ऐसे ही हम 2 दिन तक भोपाल में रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की गंभीरता के साथ ये काम करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी घर बैठ गए हैं और चुनाव लड़ने की जो तैयारी है उसमें कोई भी लड़ना चुनाव नहीं चाहता है। बड़े बड़े नेता जो ईवीएम पे आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कार्यकर्ता का मनोदशा टूट चुकी है। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगाती नजर आ रही हैं। बात करें बीजेपी की, तो पार्टी ने यहां पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन कांग्रेस इस रणनीति को विफल बता रही है। आखिर क्यों, ये बयान सुनिए। राहुल गांधी जी आ रहे हैं न्याय यात्रा को लेकर, तो पहले अपनी पार्टी के साथ न्याय कर लें। सब नेतागण छोड़ रहे हैं पार्टियों को, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी आए, उनका हम एक स्वागत करते हैं एक यात्री के रूप में, हमारी जो परंपरा है। बाकी कांग्रेस से हम तैयार हैं। हम इस बार पूरी 11 की 11 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के जो पर्यवेक्षक बनाए हैं, उनकी बात क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता सुनेंगे? और वो पर्यवेक्षक क्या कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो होगा वही जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, वह तानाशाही है और ये पर्यवेक्षकों का बनाना सिर्फ खाना पूर्ति है। लोकसभा के चुनावी रण की कमान अब धीरे धीरे दिग्गजों के हाथ में सौंपी जा रही है। देखना होगा कि कौन सा योद्धा चुनावी रण में अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने में कामयाब रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी केस में अगले 24 घंटे अहम साबित हो सकते हैं। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की है जिसमें ज्ञानवापी के सभी तहखानों का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। इस याचिका पर कल सुनवाई होगी और हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग के लिए कई तर्क दिए हैं। साथ ही दावा किया है कि अगर एएसआई ने संपूर्ण सर्वे कर लिया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फरवरी को ऑलरेडी सुनवाई डेट फिक्स है, तो ये जो एप्लीकेशन आज फाइल हुई है ये कल ही टेकअप होगी 2 बजे। महादेव की नगरी से भक्तों के लिए क्या एक और अच्छी खबर आने वाली है। क्या ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद अब एएसआई सर्वे की भी अनुमति मिलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू पक्ष ने वाराणसी की निचली अदालत में एक और याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ज्ञानवापी के बचे हुए तहखानों का भी एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर के धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए बचे हुए तहखानों का एएसआई सर्वे कराना जरूरी है। इसके अलावा काफी ऐसे तहखाने हैं जहां मंदिर का गर्भगृह है, तो उन सारे तहखानों का जहां तक नहीं हुआ है तो वहां सर्वे, और हमने ये प्रेयर है कि भाई स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचे और पहुंचेगा भी नहीं। एएसआई एक्सपर्ट बॉडी है, तो जब सारे तहखाने और गर्भगृह जहाँ है वहाँ हो जाएगा सर्वे तो सही तथ्य निकल के आएगा और कोर्ट के लिए भी आसानी होगी। हमारी यही प्रेयर है क्योंकि इस सूट को डिसाइड करने में मदद मिलेगी। राखी सिंह ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में अभी भी कई अनछुए तहखाने मौजूद हैं जिनका सर्वे नहीं कराया गया। याचिका में ये मांग भी की गई है कि सर्वे से पहले बंद किए गए प्रवेश द्वार को भी खोला जाए और तहखाने में मौजूद मलबा हटाया जाए। ज्ञानवापी केस में 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली थी जब जिला अदालत ने व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी। अगले ही दिन यानी 1 फरवरी से यहाँ पूजा होने भी लगी है। मुस्लिम पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। साथ ही बड़ी अदालतों में सुनवाई होने तक पूजा पर रोक लगाने के लिए वाराणसी कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की है, जिस पर अब 8 फरवरी को सुनवाई होगी। तमाम जो ये कानूनी प्रक्रिया हाईकोर्ट वगैरह तक जो चल रहा है वहाँ सुनवाई न हो तब तक जो है इसको जो है जिला कोर्ट एक आदेश देवे कि ये पूजा पाठ वगैरह की जो ये कार्रवाई कंप्लाइन कर रहे हैं जिलाधिकारी, इनको रोक दिया जाए 15 दिन के लिए। इस पे सुनवाई होनी थी आज, लेकिन अब चूँकि जिला जज है नहीं, एडीजे फर्स्ट जो है कार्यभार संभाले हुए हैं, तो उन्होंने 8 तारीख का समय दिया है कि 8 को इस पर सुनवाई करेंगे। और हाई कोर्ट में भी इसी संदर्भ में सुनवाई कल है 6 तारीख को। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में पूजा पर रोक लगाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और हिंदू पक्ष ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर वहां प्राचीन मंदिर होने का दावा पुख्ता किया है। ज्ञानवापी में बचे हुए तहखानों का सर्वे कराने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई। फिलहाल निगाहें वाराणसी कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर है, जिसमें यह तय होगा कि राखी सिंह की याचिका पर क्या फैसला आता है। कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि बचे हुए तहखानों का एएसआई सर्वे होगा या मामला और लंबा खिंचेगा। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी तरह मथुरा काशी की लड़ाई भी लंबी होती दिख रही है। ऐसे में अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद अब हिंदू पक्ष मुस्लिमों से मथुरा काशी को उन्हें सौंपने का निवेदन कर रहे हैं, भाईचारे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर संसद के भीतर भी ऐसे कानून को खत्म कर देने की बात हो रही है जो मथुरा काशी के पूर्ण अधिकार पर रोड़ा बना हुआ है। शांति और सौहार्द के रास्ते मथुरा और काशी की बात की जा रही है। देखना यह है कि इसमें सफलता कब तक मिलती है। जय श्री राम। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। काशी मथुरा की शर्त पर भाईचारा। अयोध्या में राम काज पूरा हो गया। अब कृष्ण भक्तों और शिव भक्तों को भी प्रतीक्षा है कि मथुरा काशी पर कानून के मुताबिक अधिकार मिले। कानूनी लड़ाई जारी भी है, लेकिन इस बीच संसद के भीतर और बाहर 2 बड़े बयानों ने हलचल पैदा कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने हाथ जोड़कर
मुस्लिमों से निवेदन किया है कि मथुरा काशी हिंदुओं को सौंप दें। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने एक कदम और आगे बढ़कर आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 को निरस्त करने का मुद्दा उठा दिया। यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए 2 कानून नहीं हो सकते। दूसरे, कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। हरनाथ सिंह के मुताबिक पूजा स्थल एक्ट 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषता है। साथ ही वो इसे मनमाना और तर्कहीन कानून मानते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर और मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष इन दोनों ही धार्मिक स्थलों पर अपना दावा कर रहे हैं। इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाल ही में आरटीआई के जरिए एएसआई का दावा सामने आया, जिसके मुताबिक औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर तोड़ा था, जिसे एएसआई ने 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा किया है। इस मामले में मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी थी, जिसमें बताया गया कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशव देव मंदिर था और मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो कृष्ण जन्म स्थान मंदिर का मूल ढांचा है। औरंगजेब ने उसको बस डिसमेंटल किया, उसके डेकोरेटिव मटेरियल जो थे उनको हटाया और उसको कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। वो मस्जिद ही एक लाइव एविडेंस है अपने आप में। आप देखेंगे टैवर्नियर का डिस्क्रिप्शन की एनालिसिस करें और अभी जो शाही मस्जिद ईदगाह का बिल्डिंग देखें तो उसमें पूरी 90% सिमिलरिटी मिलती है। मुस्लिम पक्ष भी ताजा घटनाक्रम के बाद मथुरा काशी पर अपने नए तर्क दे रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा पर किसी एतबार से किसी से भी समझौता नहीं किया जा सकता। ये मस्जिद है और जिस तरह कहा जा रहा है कि ये 2 मस्जिदें दे दें ताकि तमाम मस्जिदों पर हम दावा अपना उठा लेंगे, ये फर्जी बात है और इसका कोई वजूद नहीं है इन बातों का। स्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो उन नफरतों के सौदागरों से कैसे निपटेंगे जो इसके बाद मथुरा के बाद ताजमहल, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद और फिर 3000 मस्जिदें जिनका टारगेट है, जो देश के अंदर शांति चाहते हैं, वो स्वामी जी उनसे नहीं निपट सकते। अयोध्या में राम लला के दर्शन का मौका गंवाने वाली कांग्रेस अब मथुरा काशी को लेकर बीजेपी की सरकारों पर कटाक्ष कर रही है। आप सरकार को मंदिर बनाने के लिए थोड़ी रखते हैं, आपको सरकार चाहिए आपकी हालत, आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। क्या इस सरकार के 10 साल के काम में आपकी जिंदगी बेहतर हुई है? अगर हुई है तो ठीक है, वोट दे दीजिए, लेकिन मंदिर के बारे में वोट करना तो आप ये गलत चीज़ है, क्योंकि मंदिर तो एक काम है बहुत अच्छा, आप खुशी से जाके प्रार्थना कीजिए, लेकिन ये भी सोचिए कि हमारे देश में सरकार की जिम्मेदारी क्या है और क्या इस जिम्मेदारी हमारी सरकार पूरी की है या नहीं। अब आपको बताते हैं कि पूजा स्थल कानून 1991 है क्या। 1991 में लागू किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून 1991 में तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार लेकर आई थी। बात करें इस कानून को बनाने के मकसद की तो उन दिनों राम मंदिर का आंदोलन चरम पर था। इस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य पूजा स्थलों पर भी पड़ा था। आज जब राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, राम भक्तों के साथ साथ कृष्ण भक्त और शिव भक्त भी चाहते हैं कि उन्हें मथुरा काशी में पूजा का पूर्ण अधिकार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और बढ़ेंगे आगे। भड़काऊ भाषण देने वाले मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया है। मुफ्ती ने जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण दिया था और अब गुजरात एटीएस अजहरी की पूरी कुंडली खंगाल रही है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। जो कानून हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। रविवार की रात सड़क पर समर्थकों की भीड़ उतारकर अपनी ताकत दिखाने वाले भड़काऊ मौलाना अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज अहमदाबाद की कोर्ट में उनकी पेशी हुई। सलमान अजहरी ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण दिया था। 4 फरवरी को मुंबई के घाटकोपर से गुजरात एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया और आज अहमदाबाद की कोर्ट में पेश किया गया। मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अगर बात की जाए गुजरात के जूनागढ़ के अंदर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुजरात एटीएस हर एंगल पे जांच करना चाहती है, इसीलिए मुफ्ती से जुड़ी सभी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। जूनागढ़ में उनके एक बयान के बाद विवाद बढ़ा और गुजरात एटीएस ने मुंबई के घाटकोपर से मौलाना को गिरफ्तार किया। उसके बाद गुजरात एटीएस अहमदाबाद लाई और अहमदाबाद से गुजरात एटीएस की कचहरी से जूनागढ़ पुलिस ने उसका कब्जा लिया और आज ही जूनागढ़ की कोर्ट में उसकी पेशी होगी। रविवार को मुफ्ती की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के घाटकोपर थाने के बाहर उनके समर्थकों ने खूब हंगामा मचाया था। अजहरी के समर्थक रात को घाटकोपर थाने के बाहर बड़ी संख्या में जुटे और पुलिस के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। भीड़ बेकाबू होने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हंगामा कर रहे लोगों को तितर-बितर कर दिया। हंगामा करने वालों को पुलिस ने अपने अंदाज में सबक सिखाया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। घाटकोपर पुलिस ने हंगामा करने वाले 5 लोगों सलमान सैयद, आजम शेख, मोहम्मद शब्बीर लाल, मोहम्मद बिलाल अहमद और अब्दुल रहमान अब्दुल्ला काजी को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने पथराव भी किया था जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए, इसलिए कुछ आरोपियों को पकड़ा गया है। कल रात को यहाँ पर जो है वो बड़े पैमाने पर मौलाना के समर्थक जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, जिस वजह से काफ़ी संवेदनशील स्थिति जो है वो इस पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई दे रही थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी यहाँ पर बुलाए गए और स्थिति जो है वो सामान्य करने के लिए यहाँ पर जो है वो लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा, जिस वजह से काफ़ी सारा माहौल जो है वो एक संवेदनशील होता हुआ भी नजर आया। मुंबई पुलिस को अब भी कई ऐसे लोगों की तलाश है जो भीड़ में शामिल होकर पथराव कर रहे थे। इसके लिए सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी जिस बयान को लेकर हुई वो उन्होंने 31 जनवरी को जूनागढ़ में दिया था। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भड़काऊ भाषण के मामले में मुफ्ती के खिलाफ धारा 153B, 502, 188 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद घाटकोपर से गिरफ्तारी की गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को इस कार्रवाई पर ऐतराज है। इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग, यहाँ पर चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है, मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर इनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। देखो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी खुद को एक इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर के रूप में पेश करते हैं। सलमान अजहरी जामिया रियाजुल जन्ना अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के संस्थापक हैं। बताया जाता है कि अजहरी ने काहिरा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। भड़काऊ भाषणों की वजह से पहले भी मुफ्ती की चर्चा होती रही है।
इसलिए सोशल मीडिया पर भी उनको मुस्लिम युवा काफी पसंद करते हैं। सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात एटीएस कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है, इसलिए हर पहलू की जांच बारीकी से की जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के लिए मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर शिकंजा कसा गया है। उसको लेकर ही गुजरात एटीएस ने मौलाना से 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनके बारे में हर जानकारी खंगाली गई। मौलाना के किस संगठन के साथ संबंध है, उनका ट्रस्ट क्या क्या काम करता है और फंडिंग कहां कहां से मिलती है, उनको लेकर गुजरात एटीएस ने जांच शुरू की है। मुफ्ती को मिल रही फंडिंग का जरिया क्या है, अजहरी के संबंध किस संगठन से हैं, मुफ्ती सलमान की भड़काऊ सोच के पीछे मकसद क्या है, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। मगर गिरफ्तारी के जरिए एटीएस ने साफ कर दिया है कि जो भड़काएगा वो जेल जाएगा। मुंबई से वैदेही कानिकर और अहमदाबाद से उदय रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।